सो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक एंड दैट इज रियल गैस एंड आइडियल गैस। ठीक है ना। अब मेरी बात अच्छे से सुनिएगा। मैंने आप लोगों को जब आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ाई थी तो आपको यह बताया था कि कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर शो ही कर सकती है, वो भी एक अजम्पशन के तौर पर। लेकिन रियल में कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती। हम ये सिर्फ मानते हैं, अज्यूम करते हैं कि आइडियल बिहेवियर शो करेगी, तो हमारे सारे ऑब्जर्वेशन किस तरीके से आएंगे, हम एनालिसिस कैसे करेंगे, लाइक दैट। सो अब यहां पर हम लोग आइडियल और रियल को ही कंपेयर करने वाले हैं। कंपेयर भी इस तरीके से कि कंसेप्चुअली। ठीक है, हम जानते हैं कि आइडियल गैस जो होती है वो एक हाइपोथेटिकल गैस है। ठीक है, whose pressure, volume and temperature behavior is completely described by the ideal gas equation which is PV is equal to nRT। ठीक है, समझ में आ रही है। फिर अगर हम लोग बात कर रहे हैं रियल की, so actually no gas is ideal or perfect in nature। हम जानते हैं all gases are real, that is true। okay, so real gas जो होती है do not obey the ideal gas laws। यानी कि अगर रियल गैस की बात करें ना वो बॉयल्स का लॉ फॉलो करेगी, ना चार्ल्स का लॉ फॉलो करेगी, ना एवोगैड्रो, ये सब। ठीक है ना, कंबाइंड गैस लो कुछ और मैनर में फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो रियल गैस डू नॉट ओबे द आइडियल गैस लॉज। आइडियल गैस लॉज यानी कि भाई पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि भाई कोई भी गैस ना बॉयल्स का लॉ फॉलो करेगी, ना चार्ल्स का लॉ फॉलो करेगी, ना गेलुसेक का, ना एवोगैड्रो का, ना कंबाइंड गैस लॉ। क्यों? क्योंकि उन सब से मिलकर ही तो आइडियल गैस बनती है। इस गलतफहमी में मत रहना। बहुत से लोग यही सोचते हैं ना, सर आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बॉयल्स और चार्ल्स से मिलकर बनती है। इनडायरेक्टली हमें वहां पर गेलुसेक और एवोगैड्रो लॉ भी दिखाई देता है। इनडायरेक्टली सर हमें वहां पे कंबाइंड गैस लॉ भी दिखाई दे रहा है। सो डायरेक्टली कहने की बात यह है कि सर कोई भी रियल गैस इनमें से एक भी लॉ फॉलो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये सारे लॉज आइडियल गैस लॉ का मेन बेस हैं। तो इस गलतफहमी में नहीं रहना है भैया। सीधी सिंपल सी बात है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज योर आइडियल गैस लॉ, और रियल गैस इस लॉ को फॉलो नहीं करती। बॉयल्स से लड़ने नहीं जाना है, चार्ल्स से लड़ने नहीं जाना है, गेलुसेक से लड़ने नहीं जाना है, एवोगैड्रो से लड़ने नहीं जाना है, कंबाइंड गैस लॉ से भी लड़ने नहीं जाना है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। सो ऑल गैसेस डू नॉट ओबे दी ideal gas laws which is PV is equal to nRT exactly under all condition of temperature and pressure। ये बात याद रखनी है। Now आगे की कहानी क्या है? Real gases deviates from ideal behavior because of mainly two assumption of kinetic theory of gases। दो assumption लिखेंगे kinetic theory of gases के motion wise। ठीक है, पहला the volume of gas particle is negligible, we know very well, compared to containers volume, while a real gas particle has some significant volume if we compare to containers volume। आइडियल में उसको नेग्लिजिबल बोल रहे हैं, रियल में जो होता है वो मान के चल रहे हैं, एग्जिस्टेबल है भाई वो। ठीक है, पहला असम्पशन। सेकंड क्या था? देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन गैसियस पार्टिकल। आइडियल में यही बोला जाता था। While attraction forces exist between real gaseous particle, जो कि सच्चाई है। रियल गैस में गैसियस पार्टिकल्स कहीं ना कहीं अट्रैक्शन दिखाते हैं। आइडियल में तो आप मान ही रहे हो, आइडियल में आइडियल कंडीशन बोलते हैं ना। हम नहीं मानते कि तुम दोनों गैसियस पार्टिकल इंटरेक्ट करोगे। ठीक है, हम नहीं मानते कि तुम्हारा खुद का कोई वॉल्यूम है। लेकिन रियल गैस हम मानते हैं तुम दोनों के बीच में इंटरेक्शन है। हम ये भी मानते हैं कि तुम्हारा कोई सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है। ऐसी सिचुएशन पे बात करनी पड़ जाती है फिर हमें। ठीक है, आगे की कहानी। अब हम बात करने वाले हैं डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी कि किस तरीके से रियल गैस और आइडियल गैस को डेविएट किया जा सकता है। देखें जरा, सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इट इज डिनोटेड बाय Z। इट इज डिनोटेड बाय Z। अब देखना, मेरी बात सुनिएगा, कंसेप्ट देखो। द एक्सटेंट टू विच अ रियल गैस डिपार्ट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जब हम रियल गैस को आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट करते हैं, डिपार्ट करते हैं, अलग करते हैं, तब हम उसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, एंड दैट इज
represented by or denoted by Z, or where Z is what guys? PV is equal to nRT is your ideal gas. तो अब यहां पर Z वाला केस आ जाएगा. So Z is equal to what guys? Vm. Vm बोले तो मोलर वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर गैस. ठीक है. और Vm क्या? आइडियल का केस. Vm फॉर आइडियल. इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं यहां पे. जस्ट अ मिनट. ठीक है. नहीं आप कहेंगे सर ये क्या गलत सलत सा लिखा हुआ है. तो मेरे पास तरीका है गलतियों को साफ सुथरा करने का. ठीक है. आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम और ये एक्चुअल मोलर वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू व्हाट गाइस? पीवीएम अपॉन आरटी. आपसे बोलना चाह रहे हैं कि आपका जो Z है वो डायरेक्ट क्या है? पीवी अपॉन आरटी है. वेयर Z अगर 1 से ज्यादा हो गया, यानी कि अगर आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से ज्यादा हो गया, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से ज्यादा है, आप समझ जाइएगा कि आपका मोलर वॉल्यूम एसटीपी पर 22.4 लीटर से ज्यादा है. या फिर अगर मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर से ज्यादा है तो आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से ज्यादा है. ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है. लेकिन अगर आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से लेस हो गया, समझ जाइएगा एसटीपी पर वॉल्यूम भी आपका 22.4 लीटर से कम हो जाएगा. और ये दोनों भी आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है. ठीक है. सो अब हम लोग कुछ ग्राफ्स के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों. ग्राफ्स यानी कि कुछ कर्व्स जो कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में प्लॉट किए गए हैं. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आप समझ गए ना भाई? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज योर Z इज डिनोटेड बाय व्हाट? PV इज इक्वल टू PV बाय RT, या VM क्या है? मोलर वॉल्यूम. बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. सो अगर मैं आइडियल गैस के लिए बात करूं, फॉर एन आइडियल गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज Z एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. आइडियल गैस का जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है Z दैट इज इक्वल टू 1 एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. आगे की कहानी. नाउ एक्सेप्शनल बिहेवियर देखते हैं हाइड्रोजन और हीलियम का. पहली बात तो ये क्या है बेटा आपका? दिस इज योर मॉलिक्यूल. ठीक है. इसको तो मैं एटम भी बोल सकता हूं, इसको मॉलिक्यूल भी बोल सकता हूं. ठीक है. मॉलिक्यूल में ये हमारे लिए यूनिमोलिकुलर टाइप का स्पीशीज है. अब वो तो अलग बात है. सो एक्सेप्शनल बिहेवियर देखें हाइड्रोजन और हीलियम में. सो फॉर दीज यहां पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z जो है वो क्या है बेटा आपका? ग्रेटर देन 1. यानी कि अगर मैं हाइड्रोजन और हीलियम के मोलर वॉल्यूम की बात करूं कि हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर 1 से ज्यादा है तो मोलर वॉल्यूम क्या है बेटा? आपके 22.4 लीटर से भी ज्यादा है. यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? 22.4 लीटर. वो भी कहां पर? एट एसटीपी. किसके लिए बात कर रहे हैं यहां पे? किसके लिए बात कर रहे हैं? दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज फॉर H2 एंड हीलियम. ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि पिछला पढ़ के आए हैं. फॉर सच गैसेस रिपल्सिव फोर्सेस प्रीडोमिनेंट. ऐसी गैसेस में रिपल्सिव फोर्सेस क्या होती है? प्रीडोमिनेंट होती हैं. रिपल्सिव फोर्सेस मतलब समझते हो? यानी कि अगर H2 का मॉलिक्यूल दूसरे H2 के मॉलिक्यूल के बाद देखा जाए और हीलियम का मॉलिक्यूल देखा जाए किसी दूसरे हीलियम के मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है. सो अब रिपल्सिव फोर्सेस क्या है? प्रीडोमिनेंट है यहां पे. ठीक है. तो ये कहानी है, अब सब कुछ मिटा रहा हूं मैं. ठीक है. ये चीजें आप देख चुके हैं. आगे की कहानी. अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर की गाइस. इफेक्ट ऑफ प्रेशर यानी कि प्रेशर किस तरीके से आपके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z को इफेक्ट कर सकता है. तो अगर मान लीजिए कि आपका प्रेशर जो है बहुत ही कम है, बहुत ही लो, एट वेरी लो, तो अब आपका जो है PV इज नियर बाय इक्वल टू RT हो जाएगा. क्या हो जाएगा? PV इज नियर बाय इक्वल टू RT. और ऐसी सिचुएशन में आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नियर बाय इक्वल टू 1 हो जाएगा. एग्जैक्टली 1 नहीं है, एग्जैक्टली 1 से कम भी नहीं है, नियर बाय इक्वल टू 1 है. अगर लो प्रेशर की बात करें, वेरी लो अलग चीज है, लो अलग चीज है. तो ऐसी सिचुएशन में आपका PV इज लेस देन RT हो जाएगा और ऐसी सिचुएशन में आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी लेस देन 1 हो जाएगा. अगर मान लीजिए कि मॉडरेट है आपका प्रेशर तो आपके PV और RT फिर से नियर बाय इक्वल टू हो जाएंगे. यानी कि एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, नियर बाय इक्वल टू. ऐसी सिचुएशन में Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी 1 के नियर बाय आ जाएगा. ना 1 से कम ना 1 के इक्वल.
ठीक है। और फिर हम लोग बात करें हाई प्रेशर पर, तो ऐसी सिचुएशन में PV इज ग्रेटर देन RT विच इज रिप्रेजेंट बाय Z इज ग्रेटर देन 1। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी 1 हो जाएगा। यानी कि आपको बताया जा रहा है ऐसी सिचुएशन में अगर प्रेशर बहुत ही लो है, प्रेशर बहुत ही लो है, आपका Z नियर बाय 1। ठीक है। अगर आपका प्रेशर थोड़ा सा लो है, थोड़ा सा लो है, ठीक है, आपका Z लेस देन 1। ठीक है, थोड़ा सा लो है, लेस देन 1। अगर आपका प्रेशर क्या है, मॉडरेट है, यानी कि अगर मैं बोल दूं कि एवरेज, तो आपका जो Z है फिर से 1 वाली सिचुएशन में आ जाएगा। और अगर आपका प्रेशर जो है बहुत ही ज्यादा हाई है, अगर आपका प्रेशर एकदम हाई है, तो आपका जो Z है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ये कहानियां है। ठीक है। अब आगे की, फिर नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब बात करते हैं आगे की। फॉर द गैसेस विच आर इजिली लिक्विफाइड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई करना बहुत आसान है, तो ऐसी गैसेस जो कि आसानी से लिक्विफाई हो जाए, उनके लिए Z जो है, Z डिप्स शार्पली बिलो द आइडियल लाइन ऑफ द लो प्रेशर रीजन। जब मैं आपको ग्राफ बताऊंगा, प्लॉट बताऊंगा, तो उस प्लॉट पर कहीं ना कहीं लो प्रेशर रीजन भी होगा। तो ऐसी गैसेस जो कि इजिली लिक्विफाई हो सकती हैं, अगर उन गैसेस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आप देखना चाहें, तो वो ये इंडिकेट करेंगे कि वो लो प्रेशर रीजन के भी नीचे चली जाएंगी, यानी कि आइडियल लाइन के भी नीचे चली जाएंगी। ठीक है, कुछ ग्राफ्स आएंगे आगे देखेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यानी कि पहले हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख लिया, अब हम लोग बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। ठीक है। सो एज इंक्रीज इन टेम्परेचर शोज अ डिक्रीज इन डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर्स। यानी कि अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो आपकी रियल गैसेस और आइडियल गैस बिहेवियर में क्या डिफ्रैक्शन आएगा, वो बात कर रहे हैं। ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज, सो इट इंडिकेट व्हाट, डिक्रीज इन डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। यानी कि गैसेस आइडियल बिहेवियर से अपने आप को अलग करने की कोशिश करेंगी। ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं कोई गैस हूं, इनिशियली मुझ में आइडियल अजम्पशंस लिए जा रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि मेरा टेम्परेचर तुम इंक्रीज कर रहे हो, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या कहता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करते ही आइडियल बिहेवियर से डेविएशन डिक्रीज होना चालू हो जाएंगे। ठीक है। सो आगे की कहानी, फिर हम बात करते हैं PV अप्रोचेज यूनिटी, ठीक है, और Z अप्रोचेज यूनिटी। या एक ही बात है यार, क्यों? क्योंकि आपका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है प्रेशर वॉल्यूम पर भी क्या कर रहा है, डिपेंडेंसी दिखाता है। सो PV अप्रोचेज यूनिटी और Z अप्रोचेज व्हाटएवर, Z मींस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, यूनिटी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो Z आपका वहीं के वहीं यूनिटी दिखा देगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर ये कुछ ग्राफ्स आ गए हैं, ये रही डॉटेड लाइन, जिसे हम लोग आइडियल गैस लाइन कह रहे हैं। ये वो लाइन है जहां पर Z इक्वल टू 1 हो जाता है। पहला वाला ग्राफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के करस्पॉन्डिंग खींचा गया है, और दूसरा वाला ग्राफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच खींचा गया है, लेकिन टेम्परेचर के करस्पॉन्ड में। ठीक है, दूसरा वाला अलग अलग गैसेस के करस्पॉन्ड में। अब जैसे कि बात कर ली गई थी H2 की और हीलियम की, यहां बात कर ली गई कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि इजीली लिक्विफाई गैसेस है। तो इजीली लिक्विफाई गैसेस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, लेस देन 1, क्योंकि वो आइडियल लाइन के नीचे आ रहा है। पहली बात तो अभी मैंने कहानियां बताई। H2 और हीलियम का आपका बिहेवियर शो किया था मैंने। ये इस तरीके का ग्राफ है जो आपको देखना है। आइडियल गैस क्या भाई, आइडियल गैस लाइन मतलब Z इक्वल टू 1, ये Z ग्रेटर देन 1 वाला रीजन, ये 1, और ये लेस देन 1 वाले रीजन। सिमिलरली अगर मैं आइडियल गैस पर डिफरेंट टेम्परेचर अज्यूम करूं, लाइक T1, T2, T3, T4, तो भैया सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर T1 जो है कांस्टेंट है, फिर T2 क्या हुआ, धीरे धीरे डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T4, ये सब आपको एज इट इज याद रखना है। किसमें, यहां पर जब PV अप्रोचेज यूनिटी, या फिर Z जो कि आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, यूनिटी इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसी है कहानी। ठीक है। सो अब हम लोग बात करेंगे बॉयल्स टेम्परेचर की। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम लोग, बॉयल्स टेम्परेचर की। आगे आइए, बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है देखते हैं।
ये वो टेम्परेचर होता है जहां पर गैस एक आइडियल गैस के तौर पर बिहेव करती है प्रेशर की एक रेंज पर। ठीक है, सुनना मेरी बात। द टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस ओवर एन एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर इज नोन एज बॉयल्स टेम्परेचर। यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर रियल गैस बिहेव लाइक्स व्हाट? बिहेव लाइक आइडियल गैस। ठीक है, बिहेव लाइक आइडियल गैस। और वो भी कब? जब प्रेशर की एक एप्रिसिएबल रेंज अवेलेबल हो। व्हेन, इसे ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन आपके प्रेशर की एक एप्रिशिएबल रेंज अवेलेबल हो, यानी कि आपका प्रेशर कहीं ना कहीं किसी ना किसी पैरामीटर पर फंसा हुआ है। ठीक है, आपके प्रेशर की एक एप्रिशिएबल रेंज अवेलेबल हो, ऐसा साइन में बना सकता हूं। अब यहां पे उस रेंज पे कुछ भी ले आओ, कब प्रेशर कम होगा, कब प्रेशर ज्यादा होगा, तो एप्रिशिएबल रेंज हो गई प्रेशर की। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या कहेंगे? हम कहेंगे बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हम उसको बॉयल्स टेम्परेचर कहेंगे। याद आ रही मेरी बात है? समझ गए? और बॉयल्स टेम्परेचर को दिखाते किससे हैं? बॉयल्स टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर TB से। तो ये जो थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसे एक फ्लो चार्ट बना के लिख दिया। एक ऐसा टेम्परेचर जब रियल गैस बिहेव करती है आइडियल गैस के तौर पर, जब उनका प्रेशर किसी रेंज में आता है, उसको कहते हैं बॉयल्स टेम्परेचर, जिसे TB से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है ना। आगे की कहानी, इसका मतलब क्या है? इट मींस दैट at this temperature the value of PV remain constant for an appreciable range of pressure। यानी कि आपसे कह रहे हैं कि ये जो बॉयल्स टेम्परेचर है एट TB, आपसे ये कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ PV, यानी कि ये जो प्रेशर और वॉल्यूम है, ये क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट है। और ये होता भी है। याद आ रहा है? बॉयल्स लॉ था ये, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आपका बॉयल्स लॉ था, जिसे बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ाया था, है ना। ये कब होता है? जब प्रेशर की एप्रिसिएबल रेंज हो, फॉर एन एप्रिसिएबल रेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि आपका ये जो प्रेशर है इस एप्रिसिएबल रेंज पे आ जाए, इस एप्रिसिएबल रेंज पे आ जाए। ये कहानी है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे यहां पर आगे की। तो हम जानते हैं कि बॉयल्स लॉ इज ओबेड। ठीक है, तो मैथमेटिकली वी एक्सप्रेस द बॉयल्स टेम्परेचर या फिर बॉयल पॉइंट एज द टेम्परेचर। तो कैसे लिखेंगे? वेयर डेल PV अपॉन डेल P, प्रेशर की एक रेंज है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनर चेंज के तौर पर देख सकते हैं कि मान लीजिए पहले प्रेशर P था, बाद में प्रेशर P प्लस DP हो गया। ठीक है, ऐसी कहानी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, सो आ जाओ जरा यहां पर। तो वी कैन राइट एज मैथमेटिकली, सो डेल PV अपॉन डेल P इज इक्वल टू 0 व्हेन P टेंड्स टू 0। एक एप्रिशिएबल रेंज है, प्रेशर जो है 0 की तरफ आगे बढ़ रहा है, मतलब कि प्रेशर अपने आप को क्या दिखाना चाह रहा है कि मैं एक ड्रास्टिकली डिक्रीमेंट के तौर पर देखा जा रहा हूं। ठीक है, मैथमेटिकली बॉयल्स लॉ इज ओबेड, so we can write Boyle's temperature in the term of mathematically, so del PV upon del P is equal to 0। यहां पर P क्या है? 0 टेंड्स कर रहा है। so to use ideal gas equation for real gas, हम जानते हैं यहां पर कि हमें आइडियल गैस इक्वेशन कंसीडर करनी है किसके लिए? रियल गैस के लिए। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन है PV is equal to nRT, हमें वो यूज करनी है रियल गैस के लिए। सो वी विल यूज सम करेक्शन फैक्टर, तो हम कुछ करेक्शन फैक्टर यूज करेंगे, तब जाकर रियल गैस की इक्वेशन क्रिएट हो पाएगी।
बिकॉज ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। सो वो जो करेक्शन फैक्टर है हम लोग वॉल्यूम के लिए और प्रेशर के लिए एनालाइज करेंगे, यानी कि हम उसे फिर प्रोनाउंस करेंगे करेक्शन फैक्टर फॉर वॉल्यूम, करेक्शन फैक्टर फॉर प्रेशर। ठीक है, तो वही कहानियां आ जा रही हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम करेक्शन की। तो भैया सुनो मेरी बात, इन द आइडियल गैस इक्वेशन हम जानते हैं हमारे पास क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, एन आर टी। तो अब अगर मैं आइडियल की बात कर रहा हूं तो मैंने यहां लिख दिया कि पी आई वी आई इज इक्वल टू एन आर टी, यानी कि प्रेशर फॉर आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस और वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू एन आर टी। तो वी आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, वी आई रिप्रेजेंट द आइडियल वॉल्यूम वेयर द मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव फ्रीली। ठीक है, इन रियल गैसेस अ पार्ट ऑफ द टोटल वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल। रियल गैसेस में क्या होता है बेटा, टोटल वॉल्यूम जो है, ठीक है, अ पार्ट ऑफ द टोटल वॉल्यूम। आप मान लीजिए कि रियल गैस इस कंटेनर के अंदर है, मैं इस पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहा हूं। ठीक है, सो टोटल वॉल्यूम का जो पार्ट है वो भी किससे, गैस के ही मॉलिक्यूल से बना है, गैस के ही मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है उसको। ठीक है, सो यहां पर हम बात कर रहे थे वी आई की। वी आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वी आई रिप्रेजेंट आइडियल वॉल्यूम, जहां पर मॉलिक्यूल्स आसानी से मूव नहीं कर सकते। ठीक है, आइडियल बिहेवियर था ना। सो हेंस अब आप क्या बोलेंगे, फ्री वॉल्यूम वी आई इज द टोटल वॉल्यूम वी माइनस द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस वॉल्यूम। समझ गए, वी आई इज द टोटल वॉल्यूम, सो वी माइनस व्हाट, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल। ऐसे लिख लो, रियल वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू व्हाट, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय n मोल्स इन मोशन। हाँ, तो मेरे भाई लोग आपको एक बात क्लियर कर दी गई है कि अगर आपको किसी गैस का रियल वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, रियल वॉल्यूम ऑफ गैस, तो आप कैसे निकालेंगे, कंटेनर का जो एक्चुअल वॉल्यूम है उससे आपको किसे माइनस करना है, गैस के n मॉलिक्यूल्स जो कि मोशन में है, उन्होंने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया हुआ है उस वॉल्यूम को माइनस करना है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं एक बार क्लियरली कट बोल देना चाहता हूं, रियल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज व्हाट, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, कंटेनर का जो एक्चुअल वॉल्यूम है माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय n मॉलिक्यूल्स इन मोशन। ठीक है, तो अब आगे की कहानी देखो। अब यहां पे मेरी बात अच्छे से सुनिएगा, अब आपको कुछ फॉर्मूले क्रिएट होते हुए नजर आएंगे आगे आने वाले कंसेप्ट्स में। ठीक है, सो यहां पर लिखा हुआ है वी आई माइनस वी, समझ रहे हैं, यानी कि यहां पर आपको आइडियल का देखना है। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस माइनस इज वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट गाइस, वी, आपको यहां पे देखना है, एक मिनट, इसको अपन कर लेते हैं इज इक्वल टू का निशान। ठीक है, ये भी अपने लिए इक्वल टू का निशान हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस वी आई इज इक्वल टू व्हाट, वी माइनस बी। ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। सिमिलरली ये वाला V, अगर मैं इसको बोलूं कि मैं n मोल्स की बात कर रहा हूं, अगर हम लोग 1 मोल की बात कर रहे थे किसी गैस के, तो कॉमन सेंस हमारा फॉर्मूला तैयार था हमारे पास, दैट इज व्हाट गाइस, वी आई इज इक्वल टू V माइनस बी। सो जब अगर मैं n मोल्स की बात करता हूं तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी आई इज इक्वल टू V माइनस एन बी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे लिए किसका, जब हम लोग n मोल्स की बात करेंगे किसी पर्टिकुलर गैस की। ओके, सो अब यहां पर कॉमन सेंस वाली बात है, आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, और वो डाउट ये है कि गाइस सर ये B एक्चुअली है क्या। तो ये जो B आपको दिखाई दे रहा है, ये है क्या, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या फिर को वॉल्यूम, इट इज कांस्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर ईच गैस। ये जो B है ये आपके लिए एक कांस्टेंट वॉल्यूम का पैरामीटर डिसाइड कर रहा है, या इसे आप को वॉल्यूम भी कह रहे हो, और ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट होती है और हर एक गैस के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। ठीक है, आगे देखते हैं और भी चीजें आएंगी। तो गाइस अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो B इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 4n। n क्या है, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, गैसियस। ठीक है, तो ये आपको एक पूरा का पूरा फॉर्मूला एज इट इज याद रखना है।
ठीक है। अब यहां पर आर की बात करें कि ये आर क्या है, हम जानते हैं स्फेरिकल शेप में हमें अज्यूम करना है। तो गाइस जो गैसियस मॉलिक्यूल है उसकी रेडियस है अपना क्या, आर, ठीक है। अब हमने कहा कि एन क्या है, हमने कहा कि नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि 1 मोल है गैसियस मॉलिक्यूल, तो क्या वैल्यू रखोगे 1 मोल की? 1 मोल की वैल्यू अगर आप रखोगे रेफरेंस पर्पस से तो दैट इज एवोगैड्रो नंबर। अगर 2 मोल है तो क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, लाइक दिस, ठीक है। सो अब हम लोग बात करेंगे यहां पर प्रेशर करेक्शन की। वॉल्यूम करेक्शन हमने देख लिया, वॉल्यूम करेक्शन से हमें एक डेटा मिल गया है और वो डेटा है बी का। अब बात कर लेते हैं प्रेशर करेक्शन की। ओके सो गाइस, अगर मान लीजिए यहां पर अच्छे से सुनिएगा क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू टेक अकाउंट द इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, गैसियस पार्टिकल के बीच, जस्ट सपोज के ये है आपके पास फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये है आपके पास सेकंड मॉलिक्यूल, तो ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच लगने वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जरूरी नहीं है कि इन दोनों मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, यहां पर हमारे पास एक और मॉलिक्यूल भी आ जाएगा, तो अब यहां पर भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगी। सो गाइज इस तरह से आप ओवरऑल मॉलिक्यूल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का अगर आप अकाउंट करना चाहते हैं, यानी कि हिसाब किताब करना चाहते हैं कि किस तरीके से लग रही है, सो गाइज आप क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर अ मॉलिक्यूल जिसे मैं ए नाम देना चाहता हूं, ठीक है। ए इज द मिडिस्टेस्ट ऑफ द वेसल, यानी कि आपके कंटेनर में मैं एक मॉलिक्यूल ए को इमेजिन कर लेता हूं, दिस इज माय ए, जो कि कंटेनर के बिल्कुल बीचों बीच है, ठीक है। अब सिचुएशन देखिएगा, आपके पास आएंगी सारी सिचुएशन। ये है आपके पास कंटेनर जिसे मैंने यहां पर देख लिया है कि मेरे पास मॉलिक्यूल है ए, ये रहा मेरा मॉलिक्यूल ए, ठीक है। ये जो रेड कलर का मैंने डॉट बनाया, गाइस दिस इज माय मॉलिक्यूल ए, ओके। नाउ अब ये जो मॉलिक्यूल है सराउंडेड बाय अदर मॉलिक्यूल, आपको दिखाई दे रहे हैं, हमारा मेन मॉलिक्यूल ए जो है वो अदर मॉलिक्यूल से भी सराउंडेड है, ठीक है, सराउंडेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स, वो भी सिस्टमैटिक मैनर में, यानी कि जरूरी नहीं है कि किसी एक की डिस्टेंस बहुत दूर है, किसी एक के पास है, सिस्टमैटिक मैनर में इस तरीके से वेल अरेंज्ड है, ठीक है। एंड इज बीइंग अट्रैक्टेड यूनिफॉर्मली ऑन ऑल साइड्स बाय नेबरिंग मॉलिक्यूल। तो ये जो आपको सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं ये अट्रैक्टेड है, वो भी सिमेट्रिकली अट्रैक्टेड है, यूनिफॉर्मली सिलेक्टेड, ठीक है। सो अब आपसे क्या जा रहा है, सारी तरफ से चारों साइड चारों दिशाओं से बिल्कुल नेबरिंग मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड है, और इसी के साथ आपको रिजल्ट में यह दिखाई देता है दैट दिस मॉलिक्यूल, विच मॉलिक्यूल, हमारा मॉलिक्यूल ए, सो दिस मॉलिक्यूल ऑन द होल एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि सारे वेक्टर आउट कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गया कैंसिल आउट, ये हो गया इससे कैंसिल आउट, ये हो गया इससे कैंसिल आउट, तो हमारा जो नेट रिजल्टेंट है दैट इज 0, ओके। यानी कि हम बोलना चाह रहे हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल है ए है उस पर किसी का अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, क्योंकि सारे अट्रैक्टिव वेक्टर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं एक दूसरे से, सो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्योरली 0, ठीक है। अब ये कहानी है। अच्छा थोड़ा वापस आते हैं, लेकिन अगर मैं यहां पर दूसरा मॉलिक्यूल अज्यूम करूं जैसे कि बी है, जो कि बिल्कुल कंटेनर की वॉल से चिपका जा रहा है, ठीक है। सो कंटेनर की वॉल से चिपका जा रहा है, तो भाई बी भी सराउंडेड है बाय नेबर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ऊपर की साइड एक मॉलिक्यूल है, नीचे की साइड एक मॉलिक्यूल है, सामने एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एंगल पे कोई मॉलिक्यूल है, पर्टिकुलर एंगल पे कोई मॉलिक्यूल है, लेकिन पीछे की तरफ कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ कंटेनर की वॉल है। तो अट्रैक्शन अगर मैं देखूं तो भाई ये सब तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिजल्टेंट निकल के आएगा, तो बी के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। हम लोग अब कंसीडर कर लेते हैं एक मॉलिक्यूल बी को, ठीक है, नियर द साइड ऑफ द वेसल, यानी कि कंटेनर की किसी पर्टिकुलर वॉल पर हम उसे अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, विच इज अबाउट टू स्ट्राइक वन ऑफ इट साइड, जो कि कंटेनर की वॉल को जस्ट टक्कर करने ही वाला है, स्ट्राइक करने ही वाला है। मैंने दिखाया था आपको बी मॉलिक्यूल, सो थस कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। अब ए की वजह से तो कोई प्रेशर एक्सर्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ए पर कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रही है, नेट रिजल्टेंट 0 था। लेकिन जो बी वाला मॉलिक्यूल था वो कंटेनर की वॉल को जस्ट स्ट्राइक करने ही वाला है, तो अब प्रेशर एक्सर्ट वाली सिचुएशन आ रही है, ठीक है। सो अब यहां पर आपको बी की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता हुआ नजर आएगा, ना कि ए की वजह से, ठीक है। सो आपको यही चीज सीखनी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, प्रेशर करेक्शन पढ़ ही रहे हैं हम लोग। सो now focus on this concept. There are molecule only one side of the vessel. अगर हम ये मान लें
कि जो मॉलिक्यूल है वो वेसल के किसी एक साइड पर है, जैसे कि आपको उस कंटेनर में दिखाया गया था, ठीक है। सो अब मेरी बात सुनना, सो दैट इज वाई टूवर्ड्स इट्स सेंटर, उसके सेंटर की तरफ, with the result that this molecule experience a net force of attraction towards the center of the vessel। आप सोचिए जरा, क्या मैं गलत हूं? हमारा पार्टिकल था ये, ठीक है, कौन सा पार्टिकल था ये? बी पार्टिकल। भाई ऊपर की तरफ किसी मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, नीचे की तरफ किसी मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, ठीक है, सामने की तरफ किसी मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, यहां पर भी किसी मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, ये भी कोई मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। अब ये मॉलिक्यूल आगे बढ़ रहा है, कहां पर? कंटेनर की वॉल को स्ट्राइक करने, और स्ट्राइक करके वापस भी आना चाहता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कंटेनर के बिल्कुल सेंटर में, वेसल के सेंटर में ये मॉलिक्यूल की हमारे पास नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है? नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि अगर मैं बात करूं तो रिजल्टेंट फोर्स हमारी यही है, ठीक है। ये कहां अट्रैक्ट किया जा रहा है? नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द वेसल। मॉलिक्यूल कहां आना चाहता है? आगे आना चाहता है, टक्कर करने के बाद, प्रेशर एक्सर्ट करने के बाद, ठीक है। सो इस रिजल्ट के साथ हमें यह मिलेगा वेलोसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल, और उसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट? P इज इक्वल टू mv। और वेलोसिटी के बारे में हम बात कर ही रहे हैं क्योंकि टक्कर करेगा ऑब्वियसली, तो वेलोसिटी के बारे में भी बात करेंगे। सो हम यहां पर यह देखेंगे कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि टक्कर करने वाला है, टक्कर की नहीं है। टक्कर जैसे ही करेगा, स्ट्राइक करने से पहले ही उसको अट्रैक्टिव फोर्स अपनी तरफ खींच रही है, तो धीरे 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 उसकी वेलोसिटी, जहां उसे हाई वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करना चाहिए था, वो खत्म होता जा रहा है। वेलोसिटी का डोमिनेटिंग, ठीक है, डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है कहीं ना कहीं से, वो भी सेंटर ऑफ वेसल में, ठीक है। सो मोमेंटम भी आपका क्या हो रहा है बेटा? यहां पर सीधी सिंपल सी बात है, दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड हेंस इट्स मोमेंटम आल्सो। ओके, समझ में आ रही मेरी बात? तो अब हम ये पॉइंट कंसीडर करेंगे कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो डज नॉट कंट्रीब्यूट एज मच फोर्स एज इट वुड हैव। हमारे मॉलिक्यूल के पास जितनी फोर्स है, उस फोर्स से वो अप्रोच कर ही नहीं रहा है, ठीक है। जिस फोर्स से उसको जाना चाहिए था, उस फोर्स से कम हो गया वो। सो इट डज नॉट कंट्रीब्यूट एज मच फोर्स एज इट वुड हैव हैड देयर बीन नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम यही मानेंगे कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। सो आगे की कहानी क्या कहती है कि द प्रेशर ऑफ द रियल गैस, आइडियल नहीं, रियल गैस, वुड बी स्मॉलर देन द करस्पॉन्डिंग प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। यानी कि रियल गैस का जो प्रेशर होता है वो आइडियल गैस के कंपैरिजन में कम ही होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आइडियल कंडीशन और रियल कंडीशन को हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम भी क्या था? आइडियल गैस एंड रियल गैस था, ठीक है। तो यहां पर हम लोग आइडियल गैस के भरोसे रियल गैस के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। तो रियल गैस जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं वंडरवॉल गैस इक्वेशन, और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हम लोग देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो वीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बेटा? आपकी वीक। सो गाइस, वंडरवॉल नोटेड दैट द टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एनी मॉलिक्यूल अबाउट टू हिट अ बॉल इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वंडरवॉल ने एक कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन यह था कि जो टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, कौन सी टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? किसी भी मॉलिक्यूल की टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि कंटेनर की वॉल को जस्ट हिट करने वाला था, दैट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? दैट इज, अच्छा इसको टेम्परेचर मत समझ लेना, नहीं बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये तो टेम्परेचर जैसा लग रहा है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल। यानी कि हमारे मॉलिक्यूल बी को जितने मॉलिक्यूल ने सराउंड किया था, घेर के रखा था, उनकी कंसंट्रेशन। तो मान लीजिए कि अगर मैं बात करना चाहूं कि हमारे पास n मोल्स हैं और कंटेनर का वॉल्यूम v है, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? सीधी सिंपल सी बात है, NYV के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? NYV के, ठीक है। तो ये है आपका क्या? टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज NYV। और आगे बढ़ते हैं हम लोग अब।
ठीक है, अब आप ये समझिए कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं कंटेनर की वॉल पर यूनिट एरिया में किस तरीके से हिट कर रहा है। तो आप यहां पर देखिए, हाउएवर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अबाउट टू हिट दी वॉल पर यूनिट, ठीक है, अबाउट टू हिट दी वॉल पर यूनिट वॉल एरिया, यानी कि कंटेनर आपका ये था। अब अगर कोई एक साइड ले लेते हैं, जस्ट सपोज कि मैं फोकस कर रहा हूं इस पर्टिकुलर साइड पर, ठीक है, जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर साइड। तो भैया ये मॉलिक्यूल भी है, यहां पर भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये सब कर क्या रहे हैं, अगर इस कंटेनर की इस साइड पर, मान लीजिए इस साइड का नाम है बी, तो फेस बी पर हिट करने के लिए आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पर यूनिट वॉल एरिया की बात करनी है। तो भाई यहां पर हम लोग क्या देखने वाले, इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू दी कंसेंट्रेशन ऑफ एन बाय वी, मतलब कि मोल्स और वॉल्यूम के कंसेंट्रेशन, सराउंडिंग एटम्स हो गए या फिर जो एटम्स हिट करने वाले हैं वहां पर, ठीक है। सो एक बार अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं इस लाइन को। हाउएवर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अबाउट टू हिट द वॉल, ठीक है, हम उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जो कि वॉल को हिट करना चाहते हैं। सो पर यूनिट वॉल एरिया इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन दैट इज एन बाय वी, ठीक है। आगे की कहानी, ठीक है। सो अब आपको क्या अज्यूम करना है, देयरफॉर द फोर्स पर यूनिट वॉल एरिया, that means what, exerted pressure by hitting a container's wall through a molecule, ठीक है, और pressure is reduced from that assume in the ideal gas wall by a factor proportional to n square by v square। तो ये पूरा आपके पास फैक्टोरियल आ जाता है, ठीक है। समझना मेरी बात को, क्या कह रहा हूं मैं। हम बात करने वाले हैं फोर्स पर यूनिट वॉल एरिया। आप जानते हैं फोर्स पर यूनिट वॉल एरिया इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज प्रेशर ओनली, कोई अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। एंड दैट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम दैट, मतलब कि आइडियल गैस वॉल में जिसे अज्यूम किया गया था उससे भी नीचे जा रहा है ये रियल गैस के केस में, ठीक है, वॉल बाय अ फैक्टर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपके आएगी क्या, प्रेशर करेक्शन की वैल्यू। सो अब मान लीजिए यहां पर लेटिंग अब बी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दैट इज ए, तो हम लोग कैसे लिखेंगे भाई, हमारे पास है एक्चुअल प्रेशर मतलब कि हम बात करना चाहते हैं जो रियल में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, आइडियल प्रेशर माइनस एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर। अब यहां पे देखिए कांस्टेंट लग गया दैट इज ए, ठीक है। तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं, अगर एक्चुअल प्रेशर की बात नहीं कर रहे और आपसे कोई कहता है कि नहीं हमें आइडियल निकाल के बताओ, तो अगर आपके पास एक्चुअल है तो आइडियल कैसे निकालोगे भाई, स्विच कर दीजिए, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर ऑफ एक्चुअल फॉर रियल गैस प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मेट आपके पास अवेलेबल है फॉर्मूले के, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस वन, ठीक है। सो और आगे का देखना, अब यहां पर जो ए है मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, जैसे बी कांस्टेंट था जिससे हम लोगों ने वॉल्यूम करेक्शन को डिटरमाइन किया, वैसे ही हम लोग यहां पे एक ही बात कर रहे हैं जो कि प्रेशर करेक्शन को डिफाइन करेगा। सो ए इज अ कांस्टेंट, ठीक है, विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि गैस के नेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि गैस का नेचर ही डिसाइड करता है कि प्रेशर क्या होगा, ठीक है, ओके। अब यहां पर वॉल्यूम ले ले, V इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ये जो NYV लिख रहे थे, ठीक है, तो V क्या है, V इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, यानी कि ऑलमोस्ट एवोगैड्रो नंबर के आसपास तो गैस अज्यूम करेंगे, आइडियल सिचुएशन में ले लो। सो कंबाइनिंग द टू करेक्शन मतलब एक तो वो हो गया प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है। वॉल्यूम करेक्शन अभी थोड़ी देर पहले देखा, ये रहा प्रेशर करेक्शन, अब कंबाइन करना है। तो भैया सीधी सिंपल सी बात है, हमारे पास एक इक्वेशन हुआ करती थी PV इक्वल टू nRT, वो थी आइडियल गैस, अब हम लोग रियल गैस देख रहे हैं। तो यहां पर मैं सीधी सिंपल सी बात है, ये कैसे आया ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। 1 मोल गैस के लिए देखना है तो अब जरा सुनो मेरी बात। हम जानते हैं कि भाई हमारी आइडियल गैस इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू nRT, है ना। तो अगर मान लीजिए कि यहां पर मैं क्या दिखाना चाहता हूं,
सुनना, प्रेशर का वाला करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन है, तो मैं यहां पे सीधा सिंपल सा क्या दिखाऊंगा। अब आप खुद सोचोगे वॉल्यूम करेक्शन है, वॉल्यूम करेक्शन क्या है बेटा मेरे लिए, एन स्क्वायर वी स्क्वायर। समझ में आ रही मेरी बात। हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे, एन कॉमन निकाल के एन से एन को काट देंगे, ठीक है। प्रेशर में भी हमें एन कॉमन मिलेगा, वॉल्यूम में भी एन कॉमन मिलेगा, बाय द एंड हम लोग यहां वाले एन से इन्हें कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। अब अगर मान लो यहां पे एन होता तो किस तरीके से होता एन, ये होता आपका, ये होता एन, ठीक है, इधर ये होता एन, है ना, यहां पर ये होता एन, ये एक्चुअल में क्या था आपका होल प्रेशर, तो ये एक्चुअल में क्या था होल वॉल्यूम, है ना, यही था आपका। तो हम करना क्या चाह रहे थे, हमने एन निकाल लिया क्या कॉमन और कैंसल आउट कर दिया, ठीक है, एन निकाल लिया कॉमन और कैंसल आउट कर दिया। बताता हूं कैसे। भाई आप इसको लिख क्या रहे थे, आप इसको लिख रहे थे P प्लस एन, ठीक है, P प्लस एन ए अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे आप लगाना भी तो चाह रहे थे ना एन स्क्वायर, ठीक है, ये एक पैरामीटर था। फिर v को आप क्या लिख रहे थे, v माइनस एन बी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, एन आर टी। यही लिख रहे थे आप, हाँ या ना, यही लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे। तो सीधी सिंपल सी बात है, देखो यही लिखना चाहते थे आप, ठीक है। अगर मैं 1 मोल गैस की बात करूं तो ये पैरामीटर है, ठीक है, ये किसके लिए है 1 मोल गैस के लिए। और अगर मैं n मोल गैस की बात करूं तो मैं इस तरीके से लिखना चाहता हूं, आइडियल गैस से ये लिख दिया मैंने, किसके लिए 1 मोल गैस के लिए। अब 1 की जगह 1 मोल गैस है तो आप एक काम करें n की जगह पे 1 रख दो, सीधी सिंपल सी बात है। यही इक्वेशन तो आने वाली है आपकी, यही इक्वेशन तो आने वाली है आपकी, ठीक है, 1 मोल गैस के लिए। ये 1 मोल गैस वाला पैरामीटर हो गया, ठीक है, ये n मोल गैस का पैरामीटर हो गया। तो ये क्या है बेटा आपकी, यही है आपकी रियल गैस इक्वेशन। क्या है आपकी ये रियल गैस इक्वेशन, या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए वंडरवॉल गैस इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है वंडरवॉल गैस इक्वेशन। ये 1 मोल के लिए, ये n मोल्स के लिए, याद रखिएगा। ए क्या है यहां पर, ए है आपका बेटा प्रेशर करेक्शन, और बी क्या है यहां पे, बी इज योर वॉल्यूम करेक्शन। दोनों हम लोगों ने एनालाइज कर लिए हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वो जो प्रेशर करेक्शन है और वॉल्यूम करेक्शन है, जिसे ए और बी से डिनोट कर रहे हैं, तो वो जो ए और बी की कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनके बारे में थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, जो वंडरवॉल कांस्टेंट है ए और बी इज योर वंडरवॉल कांस्टेंट, क्योंकि हम लोगों ने वंडरवॉल गैस इक्वेशन अभी अभी जनरेट की है, ठीक है, थ्रो आइडियल गैस, ठीक है, और उसे हम रियल गैस इक्वेशन भी कह रहे हैं। सो वंडरवॉल कांस्टेंट फॉर अट्रैक्शन ए एंड वॉल्यूम बी, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट फॉर अ गिवन गैस। गिवन गैस यानी कि अब आपके सामने कुछ चीजें आएंगी, तो भैया ये जो ए की है, द ए वैल्यूज फॉर अ गिवन गैस, किसी पर्टिकुलर दी हुई गैस के लिए ए की जो वैल्यू है आर मेजर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि ए क्या दिखा रहा है, ए आपको ये दिखा रहा है कि किस तरीके से मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन फोर्स लग रही है। यानी कि ए क्या दिखा रहा है आपको, प्रेशर करेक्शन, ठीक है। मोर आर दी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो मोर विल बी द वैल्यू ऑफ ए। जितना ज्यादा दो मॉलिक्यूल के बीच या फिर कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतनी ही आपके ए की वैल्यू होगी। और यही कहानी इसी तरीके से हम बी के बारे में भी सुनेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहां पर कोई ये गैस आपको दे दी जा रही है और वंडरवॉल कांस्टेंट ऑफ अट्रैक्शन की बात की जा रही है, ए जो है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर गैस के लिए वंडरवॉल कांस्टेंट ऑफ अट्रैक्शन ए, उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी किससे, वंडरवॉल कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम बी से। यानी कि ए की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी बी से।
यानी कि आपका प्रेशर करेक्शन हमेशा ज्यादा होगा वॉल्यूम करेक्शन से, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, सो अब नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर किसी गैस के पास ए की हायर वैल्यू है तो वो लिक्विफाइड हो सकता है इजिली। ठीक है, सो देयरफॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम आर नॉट लिक्विफाइड इजिली। क्यों? हाइड्रोजन और हीलियम के केस में ए की वैल्यू बी से ज्यादा नहीं है, हीलियम के केस में भी ए की वैल्यू बी से ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए की यूनिट की। तो ए की जो यूनिट है दैट इज लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर एटीएम और सेंटीमीटर क्यूब मोल स्क्वायर डाइन। कुछ भी हो आपको यूनिट्स याद रखनी है किसी भी हालत में। ठीक है, और अगर बी की यूनिट की बात की जाए तो बी की यूनिट क्या होती है? लीटर पर मोल। ठीक है, या फिर सेंटीमीटर क्यूब मोल -1 यानी कि पर मोल। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर एटीएम। ठीक है, लीटर क्या दिखा देगा? वॉल्यूम। मोल क्या दिखा रहा है? मोल की कहानी गैस। ठीक है, अब वो मोल्स किसके? मॉलिक्यूल्स के भी हो सकते हैं, एन मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, दो मोल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, व्हाटएवर। तो ए और बी की ये रही रिस्पेक्टिव यूनिट्स जो कि आपको एज इट इज मेमोराइज करनी है। आप चाहें लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे इसको। ठीक है, लिख लिख के ही प्रैक्टिस करनी है आपको, तब जाकर आपको ये याद होंगी, ऐसे याद नहीं होंगी। अब ए और बी से जेई में या नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन आएंगे यूनिट के अकॉर्डिंग भी पूछ। ठीक है, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल आ सकते हैं, दैट इज ओके, बट अगर कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप अटेम्प्ट करने में असफल होते हैं। कैसे भाई? सीधी सिंपल सी बात है, आपसे पूछ लिया जाए विच ऑफ द प्रॉपर यूनिट ऑफ ए, या फिर अगर ए का नाम ना दिया जाए आपसे पूछ लें व्हाट इज द करेक्ट यूनिट ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट फॉर अट्रैक्शन या फिर प्रेशर करेक्शन, तो भैया आपको कंफ्यूजन करने के लिए ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे। मान लो ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये सी है और ये डी है। आपसे कहते हैं मल्टीपल करेक्ट आंसर है, तो आपका आंसर होना चाहिए ये और ये किसकी यूनिट है? बी की। ठीक है, तो लिख लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, ए की यूनिट हो गई लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर एटीएम या फिर सेंटीमीटर क्यूब मोल स्क्वायर डाइन, और बी की जो यूनिट है दैट इज लीटर पर मोल या फिर सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। समझ में आ गई आपको? ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे आगे की कहानी। अगर मान लीजिए कि हम लो प्रेशर पर कुछ एनालाइज करना चाहते हैं, और कुछ में क्या एनालाइज करना चाहते हैं? सो लो प्रेशर पर भाई जो आपका वॉल्यूम करेक्शन है 1 मोल गैस के लिए, उसे हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको लो प्रेशर कैसे कहा जाएगा? प्रेशर की वैल्यू तो दी नहीं जाएगी। अगर दे दी, मान लो कि आपसे कह रहे हैं कि भाई 5 एटीएम का प्रेशर है, भैया आपको कैसे पता कि 5 एटीएम लो है? अपने आप में हाई भी तो हो सकता है। ये आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि एट लो प्रेशर, ऐसा बोल दिया जाएगा। तो लो प्रेशर जैसे ही आपको बोल दिया जाए या लिखा दिख जाए किसी गैस के 1 मोल के लिए, सुनना मेरी बात, अगर गैस के 2 मोल्स 3 मोल या 10 मोल दिए हों और आपसे कह रहे हैं कि लो प्रेशर है, तो आप बी की वैल्यू 0 मत बोल देना। तब तो बी की वैल्यू आपको निकालनी ही पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये जो पैरामीटर है बी इज इक्वल टू 0, ये है गैस के 1 मोल का वॉल्यूम करेक्शन। गैस के 2 मोल 3 मोल या 10 मोल का वॉल्यूम करेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये बात कॉमन सेंस से याद रखना। गैस के 1 मोल के वॉल्यूम करेक्शन के लिए बी की वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है, तो ये लाइन सिर्फ, ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ गैस के 1 मोल के लिए ही एप्लीकेबल है, 2 3 4 5 6 मोल के लिए नहीं। आपके V की वैल्यू 0 रहेगी, वो भी लो प्रेशर पर। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, आ गई समझ में? आगे बढ़ते हैं। सो अब मेरी बात अच्छे से सुनना। अब आपकी स्क्रीन के सामने आ गई है पूरी तरीके से एक गैस इक्वेशन। सो गाइस, द गैस इक्वेशन कैन बी रिटन एज व्हाट? लाइक दिस, like this, P plus A upon V square multiplied by V, ठीक है, is equal to RT। ये किसके लिए? गैस के कितने मोल्स? देखो, अगर लो प्रेशर की कहानी है तो लो प्रेशर में B तो हो गया 0, तो यहां मुझे V माइनस B लिखने की जरूरत थी ही नहीं। भाई पहले अपन क्या करते थे? V माइनस B लिखते थे। अब B 0 है लो प्रेशर पे, तो इस सिचुएशन में, लो प्रेशर की सिचुएशन में गैस इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाएगी। और आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो Z है उसे भी आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, लाइक दिस, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो। Z इज इक्वल टू PVM, VM मतलब मोलर मास ऑफ दैट
पर्टिकुलर गैस, ठीक है, मतलब अगर कोई मोलर मास दे दिया जाएगा तो उसका वॉल्यूम, तो पीवीएम अपॉन आरटी दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि आपसे कह रहे हैं कि आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डायरेक्टली क्या है, 0। क्यों? क्योंकि आपका प्रेशर क्या है, 0 नहीं सॉरी 1। क्यों? प्रेशर क्या है आपका, लो है, ठीक है। तो आप सीधी सिंपल सी बात है, इस चीज को याद रखें। आपको याद होगा मैंने कुछ चीजें बताई थी, प्रेशर अगर लो, वेरी लो है, ठीक है, और फिर लो है, फिर मॉडरेट है, फिर हाई है, तो पीवी आरटी के कैसे रहेगा, जेड की वैल्यू क्या रहेगी, तो वो याद रखना है। तो अब सीधी सिंपल सी बात है आपकी, यहां पे मिटा देता हूं। अब ये सिचुएशन थी आपकी, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये सिचुएशन काहे पे थी बच्चों आपकी, एट लो प्रेशर। सो एट लो प्रेशर का मतलब आपके बी की वैल्यू हो गई क्या, 0, ठीक है, ये याद रखना। सो आपकी इक्वेशन क्या आ गई, ये, ठीक है। इसे और अच्छे से कैसे लिख रहे हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। इसे और अच्छे से लिखने का तरीका ये है, Z इज इक्वल टू पीवीएम अपॉन आरटी, और इस पीवीएम आरटी को हम और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, यहां पर 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी। ए इज योर व्हाट गाइस, ए है आपका क्या, प्रेशर करेक्शन, ठीक है, प्रेशर करेक्शन है आपका ए। तो यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं आई गेस आपको। ये 3 फॉर्मूले हो गए, ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो, जैसा क्वेश्चन में डेटा जाएगा वैसे फॉर्मूले यूज किए जाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात? तो यहां पर Vm क्या है दोस्तों, देखो अब मेरी बात अच्छे से सुनना। Vm का मतलब तो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। Vm मींस गाइस योर मोलर वॉल्यूम एंड Z इज योर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, Z इज योर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब Z के अकॉर्डिंग आप लोगों को एक पैरामीटर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, यानी कि हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, प्रेशर इनटू मोलर वॉल्यूम ऑफ योर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय व्हाट, गैस कांस्टेंट R इंटू गिवन टेम्परेचर T, ठीक है। अब यहां पर ये चीज आप ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू व्हाट गाइस, 1 माइनस ए अपॉन वी एम R इंटू टी, है ना। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूं पहले ही, पिछली स्लाइड में हम लोग ये चीज क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अब ये आपके पास स्टेटमेंट आया कहां से, हम जानते हैं कि ये स्टेटमेंट यहां से आया है, ठीक है। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू R इंटू टी, ठीक है। क्योंकि हम लोग जनरली अभी बात कर क्या रहे थे, रियल गैस इक्वेशन की, यानी कि वंडर वॉल गैस इक्वेशन की बात कर रहे थे। हम लोगों ने प्रेशर करेक्शन भी देखा, हम लोगों ने वॉल्यूम करेक्शन भी देखा। हमारे पास 2 कांस्टेंट अवेलेबल है, ए एंड बी, प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन के करस्पॉन्डिंग रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो चलिए आइए, इतनी कहानी आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए कि मैं हाई प्रेशर पर बात कर रहा हूं, ठीक है, जस्ट सपोज गाइस कि आपका प्रेशर एक्सट्रीमली हाई है, ठीक है। अब अगर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर है तो ऑब्वियसली जो प्रेशर करेक्शन है 1 मोल गैस के लिए दैट इज नेग्लिजिबल। अब प्रेशर करेक्शन क्या होता है आप लोग जानते हैं, प्रेशर करेक्शन होता है आपका A अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, गैस के 1 मोल के लिए, ठीक है। अब गैस का 1 मोल मतलब अपने आप में पता है क्या कह रहा है कि टोटल आपके पास कितने गैस के कितने मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है भाई, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, यानी कि गैस के रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स के लिए, गैस के रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स के लिए आपका प्रेशर करेक्शन, ठीक है, आपका प्रेशर करेक्शन गैस के 1 मोल पार्टिकल्स के लिए, ठीक है, क्या है, 0, अपने आप में एक नेग्लिजिबल है, ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। अब अगर ये 0 है, नेग्लिजिबल है, ऑब्वियसली आपके पास एक इक्वेशन आएगी लाइक दिस। यहां पर क्या होता था, 0 की जगह पर ए अपॉन वी स्क्वायर लिखा होता था, अब हमने 0 लिख दिया। हमारे पास इक्वेशन कैसी आई है, P प्लस 0, ओके। नाउ V माइनस बी, वॉल्यूम करेक्शन हमारे पास अवेलेबल है, इज इक्वल टू RT, ठीक है। अब मान लो कि P का मल्टीप्लाई, मतलब इस इक्वेशन को
इस इक्वेशन को अपन कैसे लिखना चाहते हैं सिंपलेस्ट वे में। अब जीरो का तो कोई वजूद है नहीं, जीरो का कोई वजूद है नहीं, तो गाइस मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कॉमन सेंस वाली बात है ये, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो शायद मैंने कुछ गलत नहीं किया इसको इस तरीके से लिख के। पीवी जो था, पीवी भाई पी का मल्टीप्लाई करोगे वीएम में, पी का मल्टीप्लाई करोगे बी में, क्या आएगा पीवीएम माइनस पीवी, पीवी को आरटी के उस तरफ भेजा भाई, यही तो बनेगी, ठीक है। अब ये बनी, और वी नो वेरी वेल z इज इक्वल टू पीवीएम अपॉन आरटी, वी नो वेरी वेल पीवीएम अपॉन आरटी इज इक्वल टू व्हाट, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z। तो गाइस इसको नया तरीका क्या हो जाएगा लिखने का, ये, ठीक है। मतलब कि एक इक्वेशन से मल्टीपल रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और ये भैया सच भी है, झूठी कहानी भी नहीं देख रहे हम लोग। एक इक्वेशन से कंडीशन को देखते हुए, एनालाइज करते हुए मल्टीपल रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज को हमें बस प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टूड करना है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर कांस्टेंट के बारे में, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर ही रहे थे वैसे भी किसके बारे में, कांस्टेंट ए और बी के बारे में, ठीक है। आपकी स्क्रीन के सामने एक टेबल अवेलेबल है, इस टेबल ऑफ कंटेंट में आपको ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। हालांकि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, हम यहां पर रट्टेबाजी नहीं सीख रहे हैं, या फिर मेरा यह मतलब नहीं है कि ये जो टेबल आपको दिखाई गई है तो आपको याद करना है, रटना है, नहीं। एक रेफरेंस पर्पस से ये टेबल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक है। जब भी आप जेई मेंस, जेई एडवांस या नीट जैसे एग्जाम में, ठीक है, वंडरवॉल गैस इक्वेशन से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, या उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर क्वेश्चन में आप ये पाएंगे कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, आपका प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, ओके। बस आपको याद क्या रखना है, ए और बी के रिलेशन में उनकी रिस्पेक्टिव यूनिट्स आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ कॉमन गैसेस के लिए वंडरवॉल गैस कांस्टेंट की, ठीक है। कुछ कॉमन गैसेस के लिए सबसे बेटर और एक रेफरेंसेबल एग्जांपल मैं लेता हूं अमोनिया, जो कि मोस्टली हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सो आप यहां देखिए ए की यूनिट आपको क्या रिप्रेजेंट की गई हुई है, ठीक है। अभी आप हाल फिलहाल यूनिट पे फोकस कीजिए, DM6 ATM मोल -2, DM तो आप समझ ही गए होंगे, डेसीमीटर की बात हो रही है। तो भाई ये है आपके ए की रिस्पेक्टिव यूनिट, यूनिट को जरूर याद रखना है आपको, ठीक है। गैस के लिए जैसे अमोनिया है, अमोनिया के लिए ए की वैल्यू 4.17 है, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है यूनिट, ये तो आपको क्वेश्चन में दे दी जाएगी। हालांकि जब ये देंगे, मतलब ये मैथमेटिकल वैल्यू देंगे, तो ऑब्वियसली हम आपको ये भी देंगे, यानी कि यूनिट साथ में लिखी हुई देंगे, ठीक है। फिर भी आपको फिर यूनिट तो याद ही रखना है। और बी की यूनिट देखिए क्या लिखा हुआ है आपको यहां पे, DMQ पर मोल, DMQ पर मोल बी की यूनिट है, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा नहीं कि यहां पे अमोनिया के लिए ए की वैल्यू क्या होती है, आर्गन के लिए ए की वैल्यू क्या होती है, और अदर गैसेस के लिए ए और बी की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ये चीज आपको एनसीईआरटी में ऑलरेडी मिल जाएगी, ठीक है, ये चीज आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। और आपका सीबीएसई 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन हो, या फिर आपका जेई मेंस का एग्जाम हो, एडवांस का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, या बिटसेट, या कोई भी दूसरा इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, आपको ये मैथमेटिकल वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, गिवन डेटा में आपको दिया जाएगा, ठीक है। या तो यूनिट के साथ देंगे या तो यूनिट लेस देंगे, यूनिट लेस देने का कोई सेंस बनता नहीं है, यूनिट के साथ ही दी जाएगी। आप इस पर फोकस करें, यूनिट्स पर, ठीक है। सिमिलरली ये वही कहानी है, मतलब आगे का टेबल ऑफ कंटेंट है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।